मैजिकल क्ले रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट। पहाड़पुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में भानु प्रताप नाम का एक धनवान रहता था। उसके पास बहुत सारी दौलत थी। भानु प्रताप ने अपने लिए कई गुंडे पाले हुए थे, इसलिए सारे गांव पर उसका राज था। उसी गांव में संजय नाम का एक आदमी रहता था। वो मिट्टी के खिलौने बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन धनवान का बेटा गुड्डू संजय की दुकान पर आता है और संजय से कहता है, अंकल अंकल मुझे ये मिट्टी का खिलौना चाहिए, ये कितने का है? तब संजय कहता है, बेटा ये मिट्टी का खिलौना 100 रुपए का है। तब धनवान का बेटा वो खिलौना लेकर वहां से चला जाता है और अपने बाप भानु प्रताप के पास जाकर कहता है, ये मेरा खिलौना देखिए पिताजी, मैं मिट्टी की दुकान से लेकर आया हूँ। ये सुनकर भानु प्रताप कहता है, तुमने इस दुकान वाले को पैसे तो नहीं दिए बेटा? पापा मैं ये खिलौना पूरे 100 रुपए का लेकर आया हूँ। ऐसा सुनकर धनवान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, इस संजय की इतनी जुर्रत, उसने मेरे बेटे से पैसे लिए। तब धनवान अपने एक गुंडे से कहता है, जाओ और इस संजय की दुकान को तोड़ दो और उसके सभी खिलौने तोड़ दो। तब धनवान के आदमी संजय की दुकान पर जाकर सारे खिलौने तोड़ डालते हैं। ये देखकर संजय कहता है, अरे तुम मेरे खिलौने क्यों तोड़ रहे हो? तब एक गुंडा कहता है, तुमने धनवान के बेटे से पैसे लिए हैं ना, ये इसकी सजा है तुम्हारे लिए। ऐसा कहकर वो गुंडे वहां से चले जाते हैं और संजय बेचारा बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, मैं ये खिलौने बेचकर अपने बच्चों का पालन कर रहा था, अब क्या होगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे? इतने में संजय के पास एक साइंटिस्ट आता है और कहता है, अरे क्या हुआ संजय बाबू, तुम मुझे आज बहुत परेशान लग रहे हो। संजय साइंटिस्ट को धनवान और उसके आदमियों के बारे में सब कुछ बताता है। तब वो साइंटिस्ट कहता है, अरे तुम तो जानते हो, तुम मुझे मिट्टी से नए नए डिजाइन बना कर देते थे और मैं तुम्हारे बनाए हुए मिट्टी के खिलौनों के डिजाइन देखकर अपनी लैब में रोबोट बनाता था और फिर इन रोबोट को बेचकर मैं देश की मदद करता हूँ। ये सुनकर संजय ने कहा, वो धनवान बहुत खतरनाक आदमी है, हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर वो साइंटिस्ट चुपके से वहां से चला जाता है। साइंटिस्ट अपनी लैब में आता है और कहता है, इस बार मैं एक रोबोट इस गांव की हिफाजत के लिए बनाता हूँ, ताकि धनवान जैसे बुरे इंसान इन गरीब गांव वालों पर अत्याचार ना कर सकें। तब वो साइंटिस्ट एक रोबोट बनाना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में साइंटिस्ट का सुपर रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। तब वो साइंटिस्ट अपने सुपर रोबोट को लेकर गांव में आता है और अपने सुपर रोबोट से कहता है, जाओ सुपर रोबोट और इस धनवान का घर तोड़ दो, जैसे उसने संजय की दुकान को तोड़ा था। तब वो सुपर रोबोट जाकर धनवान के घर को तोड़ डालता है। सुपर रोबोट को देखकर धनवान के सारे आदमी उस गांव से भाग जाते हैं और रोबोट धनवान को उठाकर साइंटिस्ट के पास ले आता है। तब साइंटिस्ट कहता है, तुम्हारे पास बहुत सी दौलत थी, इसलिए तुमने अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल करके सारे गांव वालों को नुकसान पहुंचाया, इसलिए तुम अब इस गांव में नहीं रह सकते। तुम यहाँ से दफा हो जाओ और वापस लौटकर मत आना, क्योंकि अब इस गांव की हिफाजत ये सुपर रोबोट करेगा और अगर तुम फिर से इस गांव के आसपास भी नजर आए तो रोबोट तुमको मार डालेगा। तब वो धनवान डर के मारे गांव से भाग जाता है। संजय भी फिर से अपनी दुकान पे खिलौने बनाने लगता है। तब वो साइंटिस्ट संजय से कहता है, संजय अब ये रोबोट तुम्हारे पास होगा और तुम्हारी और इस गांव की रक्षा करेगा। ऐसा कहकर साइंटिस्ट वहां से चला जाता है। इधर उस धनवान ने अपना घर गांव के पास वाले जंगल में बना लिया था और वहीं पर रहने लगा। एक दिन धनवान सोचता है, इस साइंटिस्ट ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आज मैं उसी की वजह से अपने परिवार से और अपने गाँव से दूर हूँ, क्योंकि मैं अब इस गांव में कभी वापस नहीं जा सकता, वरना वो रोबोट मुझे मार डालेगा। तभी गांव का एक आदमी कपूर, जो धनवान का जासूस था, वो धनवान के पास आता है और उसे कहता है, अरे धनवान जी, क्या आपको पता है वो साइंटिस्ट इस गांव से चला गया है? ये सुनकर धनवान बहुत खुश होता है और कहता है, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, इसका मतलब है अब मैं गाँव में वापस आ सकता हूँ। ये सुनकर कपूर ने कहा, अरे नहीं, अभी आप उस गाँव में नहीं आ सकते सर। अरे क्यों, मैं गांव में वापस क्यों नहीं आ सकता? धनवान जी, अभी भी वो रोबोट गांव में ही है और गांव की रक्षा कर रहा है,
वो साइंटिस्ट रोबोट संजय को देकर गया है। अब सारे गांव पर संजय का राज है। ये सब सुनकर धनवान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे उस संजय की इतनी हिम्मत, इसका कुछ न कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा। धनवान इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट के पास जाता है और उसे कहता है, तुम मुझे एक ऐसा रोबोट बना कर दो जिसको कोई खत्म ना कर सके। ठीक है, लेकिन ऐसे रोबोट बनाने के लिए आपका खर्चा बहुत होगा। ये सुनकर धनवान ने कहा, अरे तुम खर्चे की फिक्र मत करो और एक बहुत शक्तिशाली रोबोट बना कर दो। तब वो साइंटिस्ट धनवान को एक बहुत शक्तिशाली टाइटन मॉन्स्टर रोबोट बना कर देता है। लालची धनवान उस टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, अरे ये टाइटन मॉन्स्टर रोबोट तो सबको मार डालेगा। अब मैं इस टाइटन मॉन्स्टर से फिर से गांव पर राज करूंगा। तब धनवान अपने टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को लेकर गांव में आता है और टाइटन मॉन्स्टर से कहता है, सुनो टाइटन मॉन्स्टर, इस पूरे गांव में तबाही मचा दो। तब धनवान का टाइटन मॉन्स्टर पूरे गांव में तबाही मचाने लगता है। टाइटन मॉन्स्टर रोबोट पूरे गांव में तबाही मचा रहा था। तब उसे मारने के लिए वो रोबोट भी आ जाता है। मैजिकल सुपर रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर में लड़ाई शुरू हो जाती है। टाइटन मॉन्स्टर बहुत शक्तिशाली था, इसलिए वो रोबोट को मार डालता है। तब धनवान टाइटन मॉन्स्टर रोबोट से कहता है, जाओ टाइटन मॉन्स्टर रोबोट और जाकर संजय की दुकान को तोड़ डालो और संजय को भी मार डालो। तब टाइटन मॉन्स्टर संजय की दुकान को तोड़ देता है और संजय के सारे मिट्टी के खिलौने टूट जाते हैं। लेकिन संजय एक मिट्टी का खिलौना उस साइंटिस्ट के लिए उठाकर वहां से भाग जाता है। भागते भागते संजय एक जंगल में आता है। तभी सामने एक काले पत्थर पर एक स्वामी जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, अरे बेटा क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। संजय स्वामी जी को धनवान के सारे अत्याचार के बारे में बताता है। तब स्वामी जी उस मिट्टी के खिलौने में अपनी कुछ शक्तियां डाल देते हैं और कहते हैं, बेटा ये मिट्टी का खिलौना अब तुम्हारी हर परेशानी खत्म कर देगा। ऐसा कहकर बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। बाबा के गायब होते ही इस मिट्टी के खिलौने में तो जैसे जान आ जाती है और वो एक मैजिकल क्ले रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब संजय अपने मैजिकल क्ले रोबोट को लेकर गांव में आता है। गांव में आते ही मैजिकल क्ले रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर की लड़ाई के बाद मैजिकल क्ले रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को मार डालता है। धनवान को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और सभी गांव वाले शांति से रहने लगते हैं। हरिपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था गुड्डू और वो हमेशा नित नए एक्सपेरिमेंट किया करता था। गुड्डू के बाबूजी उस गांव के सरपंच थे। एक दिन गुड्डू के पिता, बेटा मैं तुम्हें शहर से इतने खिलौने ला के देता हूँ, फिर भी तुम इन छोटे मोटे खिलौनों पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। तुम पढ़ाई पे ध्यान दिया करो ना बेटा। पिताजी मैं एक दिन इस गांव की हिफाजत के लिए मैजिकल रोबोट बनाऊंगा जो इस गांव की रक्षा करेगा। आपको याद है ना कि हर साल हमारे गांव में एक शैतानी राक्षस आता है जो गांव में बहुत नुकसान करके जाता है। मैं उसे एक दिन खत्म कर दूंगा। बेटे की ये बातें सुनकर भानु प्रताप उसे लेकर उसके टीचर के पास जाता है और कहता है, मेरा बेटा बहुत ज़हीन है, मैं इसे साइंटिस्ट बनाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे बेटे को एक साइंटिस्ट बना देंगे? मैं जानता हूँ आप बहुत धनवान हैं, लेकिन आपका ये बेटा कभी भी एक साइंटिस्ट नहीं बन सकता। ये सारा वक्त क्लास में अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट करता रहता है। साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है और बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं। आप समझ रहे हैं ना? ये मेरा बेटा है मास्टर जी, इतना भी नालायक नहीं जितना आप बता रहे हैं। ये पढ़ाई में इसलिए इतना अच्छा नहीं क्योंकि ये कुछ अलग करना चाहता है और अब मैं इसका साथ दूंगा। तब गुड्डू का टीचर हंसते हुए कहता है, देखो भानु प्रताप जी, ये बच्चा कभी साइंटिस्ट नहीं बन सकता, मुझे इसका पता है। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था कि आप गुड्डू के टैलेंट को समझोगे, लेकिन आप तो बस वही बातें कर रहे हैं जो आपने किताबों में पढ़ी हैं। अब देखना मैं गुड्डू को शहर पढ़ने के लिए भेजूं। मेरा बेटा एक साइंटिस्ट बनकर रोबोट बनाएगा और इस गांव को उस राक्षस से निजात दिलाएगा। अरे भानु प्रताप जी, ये कोई मजाक नहीं है कि आपका बेटा साइंटिस्ट भी बन जाएगा
और गांव के लिए रोबोट भी बनाएगा। भानु प्रताप गुड्डू को शहर भेजने से पहले कहता है, मैंने तुम्हारे टीचर को चैलेंज कर दिया है कि मेरा बेटा जरूर एक साइंटिस्ट बनेगा। अगर तुम एक साइंटिस्ट ना बन सके तो मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। इस तरह गुड्डू शहर पढ़ने चला जाता है। बहुत बरस गुजर जाते हैं। फिर से वो राक्षस खुशीपुर गांव में आता है और गांव का बहुत नुकसान करता है। घरों को तोड़ने लगता है और पूरे गांव में तबाही मचा देता है। राक्षस के जाने के बाद सभी लोग भानु प्रताप के पास आते हैं। हमने आपको सरपंच बनाया था ताकि आप इस गांव पे कोई मुसीबत आए तो आप इसका उपाय निकाल सकें, लेकिन आप तो बस देखते ही रहते हैं और वो राक्षस तबाही मचाकर चला जाता है। अब जो गांव का नुकसान हुआ है उसे कौन पूरा करेगा? उन लोगों में गुड्डू का टीचर अविनाश भी था, जो कि अब रिटायर हो चुका था और अब इस गांव का सरपंच बनना चाहता था। वो गांव वालों को भड़काने के लिए कहता है, अब ये सारा नुकसान भानु प्रताप पूरा करेगा, वरना मैं पूरा करूंगा और इस गांव का सरपंच बन जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो अविनाश बाबू? भानु प्रताप, तुमने इतने सालों में इस गांव के लिए किया क्या है, मुझे तो बताओ। मेरा बेटा इस गांव की खातिर शहर एक साइंटिस्ट बनने गया है और वो बहुत जल्द वापस गांव में आ जाएगा और इस गांव में एक लैब बनाएगा। बस बस, अब गांव वालों को ये झूठे ख्वाब दिखाना छोड़ो भानु प्रताप, बहुत हो गया। आज ही नए सरपंच का ऐलान होगा और वो सरपंच मैं खुद हूँगा। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी अपनी सुपर बाइक पर उस गांव में आता है। तभी अविनाश जल्दी से उस आदमी के पास जाता है और उस आदमी से पूछता है, आप कौन है माई बाप? तब वो आदमी कहता है, मेरा नाम प्रोफेसर है और मैं इस गांव में एक लैब बनाना चाहता हूँ। इस गांव का सरपंच कौन है? तब अविनाश भानु प्रताप की तरफ इशारा करके कहता है, ये हमारा सरपंच है, लेकिन आज इसका आखिरी दिन है। कल से मैं इस गांव का सरपंच बन जाऊंगा। तुम इन गांव वालों से कहना कि तुम्हें मैंने बुलाया है। जब मैं सरपंच बन जाऊंगा तो तुम्हें इस गांव में कोई दिक्कत नहीं होगी। अविनाश प्रोफेसर को भानु प्रताप के पास ले जाता है और कहता है, देखो गांव वालों, मैं अभी सरपंच भी नहीं बना और मैंने शहर से इस साइंटिस्ट को बुलाया है ताकि ये हमारी मदद कर सके। ऐसे होते हैं सरपंच। देखो मुझे कितनी फिक्र है आप सबकी। और एक ये है। ये सुनकर भानु प्रताप बहुत दुखी होता है और कहता है, मुझे माफ कर देना गांव वालों, मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। शायद अविनाश जैसा इंसान ही तुम्हारे लिए एक अच्छा सरपंच साबित हो। ये सुनकर अविनाश बहुत खुश होता है और कहता है, देखा, अब बताओ कौन है तुम्हारा सरपंच? तब वो प्रोफेसर कहता है, भानु प्रताप ही इस गांव का सरपंच रहेगा। ये सुनकर सब बहुत हैरान होते हैं। तब भानु प्रताप, तुम कौन हो बेटा और मुझे कैसे जानते हो? मैं आप ही का बेटा हूँ, जिसके लिए आपने दिन रात प्रार्थना की थी और इन गांव वालों की हिफाजत की खातिर अपने बेटे से 20 साल दूर रहे। ये सुनकर भानु प्रताप बहुत खुश होता है और अपने बेटे को गले लगा लेता है और कहता है, अविनाश आप लोगों से झूठ बोल रहा था। इसने प्रोफेसर को नहीं बुलाया, बल्कि ये तो मेरा ही बेटा है और ये हमारे गांव को बचाने के लिए आया है। तब अविनाश, अरे मुझे तो पता था ये तुम्हारा ही बेटा है। आखिर मैं इसको किस तरह भूल सकता हूँ, ये मेरा ही स्टूडेंट है। आपने तो मुझे नालायक कहा था ना कि मैं कभी भी साइंटिस्ट नहीं बन सकता, और अब आप इस गांव पर कब्जा करने वाले थे। सभी गांव वाले अविनाश को बुरा भला कहते हुए वहां से चले जाते हैं। प्रोफेसर अपने पुरखों की एक हवेली में अपनी लैब बनाता है और अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। 3 दिन बाद भानु प्रताप लैब में प्रोफेसर के पास जाता है और कहता है, बेटा तुम एक रोबोट बनाकर मेरा सपना कब पूरा करोगे? तुम्हें पता है कि 10 दिन बाद वो राक्षस हमारे गांव में आएगा और हमला कर देगा। क्या तुम तैयार हो उसके हमले के लिए? अब प्रोफेसर कहता है, हाँ बाबूजी, मैं तैयार हूँ। इस लैब में मैं अभी भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ
और मैंने एक रोबोट का मॉडल भी तैयार कर लिया है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तब प्रोफेसर अपनी मैजिकल सुपर बाइक को रोबोट में ट्रांसफॉर्म करके दिखाता है। सुपर बाइक रोबोट को देखकर भानु प्रताप बहुत खुश होता है और कहता है, तुमने तो कमाल कर दिया मेरे बेटे। अब ये रोबोट हमारी और इस खूबसूरत गांव की रक्षा करेगा। मुझे तुम पे गर्व है बेटा। तुमने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। 10वें दिन वो टाइटन मॉन्स्टर फिर से गांव में आ जाता है और हमेशा की तरह तबाही मचाने लगता है। उसे क्या पता था कि इस बार एक सुपर बाइक रोबोट उसे खत्म करने के लिए आया है। तब प्रोफेसर अपनी मैजिकल सुपर बाइक पर उस टाइटन मॉन्स्टर के सामने जाता है। देखते ही देखते सुपर बाइक एक सुपर बाइक रोबोट में बदल जाती है। सुपर बाइक रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर में भयंकर जंग शुरू हो जाती है। आखिर में सुपर बाइक रोबोट उस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। उदयपुर गांव का धनवान बहुत ही लालची आदमी था। वो गरीब किसानों को ज्यादा ब्याज पर कर्जा देता था, जिस वजह से उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। एक बार धनवान सोचने लगा, आजकल डाकुओं का बहुत आतंक बढ़ गया है। मुझे मेरा सारा धन हिफाजत के साथ रखना होगा, पर किसी ऐसी जगह पर धन छुपा कर रखना होगा जहां डाकू तो क्या कोई भी ना पहुंच सके। धनवान ऐसा सोचता ही रहा कि तभी उसके मन में अंडरग्राउंड की बात आई। धनवान ने अपने ही घर में अंडरग्राउंड में अपना सारा पैसा और गहने छुपा दिए। उसका मोहित नाम का एक बेटा था जो कि मन से बहुत ही अच्छा था। पिता के लालची सुझावों की वजह से उसका कोई भी दोस्त नहीं था। एक बार मोहित गांव में घूम रहा था कि तभी गांव का एक लड़का उसका मजाक उड़ाने लगा और उसने कहा, अरे ये तो लालची धनवान का बेटा है ना, बाप के जैसे ये भी लालची होगा। विजय ने ऐसा कहकर मोहित को धक्का दिया, जिस वजह से मोहित नीचे गिर गया, पर वो विजय को कुछ भी नहीं कहता। ये सारी बात विजय की मां देख रही थी और उसने कहा, अरे विजय, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। चलो मोहित से माफी मांगो और दोस्ती कर लो मोहित से। माँ की बात सुनकर विजय ने मोहित से दोस्ती कर ली। उस दिन के बाद से मोहित और विजय अच्छे दोस्त बन गए। पर मोहित का विजय के साथ रहना धनवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मोहित हमेशा पिताजी को उनकी लालच के लिए बोला करता था, पिताजी, आपकी लालच की वजह से कोई भी आपका सम्मान नहीं करता और ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपना बर्ताव बदल क्यों नहीं लेते पिताजी? अगर ऐसा ही रहा तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मोहित इस तरह से हमेशा अपने पिताजी को बोलते रहता था। विजय मोहित के साथ कभी कभी घर भी आता था। ये देखकर धनवान ने सोचा, मेरे बेटे का दिमाग तो इस विजय के बच्चे ने खराब करके रखा है, इसलिए मेरा बेटा हमेशा घर छोड़ने की बात करता है। मुझे सबसे पहले इस विजय का कुछ न कुछ तो करना होगा। मोहित के बर्ताव को देखकर धनवान अपने सारे धन को सोने में बदल दिया और उससे एक बड़ा सोने का रोबोट बनाकर अंडरग्राउंड में रख दिया। और एक दिन विजय के घर चला गया और उसकी माँ और विजय से कहा, तुम लोगों ने पता नहीं मेरे बेटे को क्या पट्टी पढ़ाई है, वो हमेशा मेरे ही खिलाफ बातें करता है।
आज तक मेरे बेटे की वजह से मैं चुप रहा, पर आज नहीं। अगर आज के बाद मेरे बेटे को कुछ भी बोला या इसका दिमाग खराब किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं तो क्या कर लोगे धनवान। विजय के ऐसा कहते ही धनवान अपने गुंडों से विजय को मारने के लिए कहा। तब उसकी मां ने बीच में आकर कहा, नहीं नहीं धनवान जी, मेरे बेटे को मत मारो, मेरे बेटे को छोड़ दो। आज से हम मोहित से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। मां के ऐसा कहते ही धनवान अपने गुंडों को रोक लिया और घर चला गया। जब ये बात मोहित को पता चली तो उसे अपने पिता पर और भी ज्यादा गुस्सा आया। मोहित ने विजय से मिलकर माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर देना दोस्त, पिताजी का स्वभाव ही ऐसा है। पिताजी को अपने पैसों का बहुत घमंड है, अब तो इनका घमंड उतारना ही होगा। ऐसा कहकर मोहित घर चला गया और घर में पैसों को ढूंढने लगा। घर में तिजोरी भी खाली पड़ी थी। सारा घर ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। पता नहीं पिताजी ने सारा धन कहां छुपा कर रखा है। ऐसा कहकर मोहित धनवान के कमरे में जाकर छानबीन करने लगा। तब उसे कमरे में एक दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे से मोहित अंडरग्राउंड चला गया, जहां पर उसे सोने का रोबोट दिखाई दिया। तब जाकर मोहित को सारी बात समझ में आई। अच्छा, पिताजी तो मुझसे भी 2 कदम आगे हैं। अब देखिए पिताजी मैं क्या करता हूँ। मोहित ने ऐसा सोचकर एक नकली रोबोट को सुनहरा रंग लाकर वहां रख दिया और गोल्डन रोबोट को लेकर शहर में बेच दिया। दूसरे दिन धनवान जब सोने के रोबोट को देखने अंडरग्राउंड गया तब वो उसे देखकर चकित हो गया। मोहित सोने के रोबोट को बेचकर जो पैसे मिले थे वो सारे गांव वालों में बांट दिए और गांव वालों से कहा, आज से इस गांव का कोई मुखिया नहीं होगा, किसी को कोई कर्जा नहीं देना होगा, सबका कर्जा माफ। मोहित की ये सारी बात धनवान ने भी सुन ली और अपना सर पकड़ लिया। अगर घर में ही ऐसी औलाद हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है। मेरा ही बेटा मेरा दुश्मन निकला। अब तो मुझे तीर्थ यात्रा जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उस दिन के बाद से सारा कारोबार मोहित संभालने लगा और सभी के साथ अच्छे से बर्ताव करने लगा।